गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। ये टॉपिक एलिंगम आरेख या ऊष्मा गति के धातु क्रम का ऊष्मा गति की सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। हालांकि ये टॉपिक इस चैप्टर के बीच में था, मिड में था, लेकिन मैं इस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाता हूँ, लास्ट में ही बच्चों को बताता हूँ, क्योंकि जो एक सीक्वेंस चल रही है वो सीक्वेंस टूटे नहीं। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा था, उसे आप समझते रहें। बीच में इसको बताने से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते थे, आपके जो मेटलर्जी के प्रोसेस थे उनसे आपका माइंड हट सकता था, क्योंकि ये टॉपिक कुछ अलग है, हटकर है और थोड़ा कठिन कह सकते हैं या बोरिंग टाइप से कह सकते हैं, कुछ इस टाइप से है। इस वजह से मैंने इसको लास्ट में लिया है और इसको इजी वे में बताने की हम कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एलिंगम आरेख क्या है या धातु क्रम का ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या है। देखो बच्चों, मैंने तुमको मेटलर्जी के जो प्रोसेस बताए थे उनमें 4 प्रोसेस बताए थे। सबसे पहला अयस्क का चूर्णीकरण, फिर अयस्क का सांद्रण, उसके बाद सांद्रित अयस्क से कच्ची धातु या क्रोड मेटल प्राप्त करना, और फिर उस क्रोड मेटल से शुद्ध धातु का निष्कर्षण या शुद्ध धातु प्राप्त करना। ये 4 प्रोसेस बताए थे। इसमें जो तीसरा प्रोसेस था, तीसरा प्रोसेस क्या था? सांद्रित अयस्क से कच्ची धातु या अशुद्ध धातु प्राप्त करना। तो वहां पर अपन ने 2 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप तो पढ़ा था कि सांद्रित अयस्क को कैसे धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, तो वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था। सांद्रित अयस्क को किस प्रकार से धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, भर्जन और निस्तापन द्वारा। और उससे अगला प्रोसेस अपन ने पढ़ा था दूसरा, उस धातु ऑक्साइड का भर्जन निस्तापन से जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उस धातु ऑक्साइड का हम अपचयन करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, जिससे कि हमें धातु प्राप्त हो जाए। तो उस प्रोसेस के लिए, उस प्रगलन के लिए, उसे अपन प्रगलन भी बोलते हैं, किसी धातु ऑक्साइड का उच्च ताप पर उपयुक्त अपचायक के द्वारा अपचयन करना या उससे धातु प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है? प्रगलन। तो उस प्रोसेस के लिए ये धातु क्रम का ऊष्मागतिक सिद्धांत या एलिंगम आरेख काम आता है। तो पहले तो हम थोड़ा सा ऊष्मागतिकी सिद्धांत को देख लेते हैं। मैंने आपको इसके बारे में 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में भी, जब हमने अधिशोषण का ऊष्मागतिक अध्ययन किया था, उस समय भी इसको बताया था। देखो, एक समीकरण है ऊष्मागतिकी में, गिब्स हेल्मट होल्टर्स समीकरण। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की थी। ये समीकरण क्या है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप लोगों को याद होगी, ये समीकरण मैंने सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको बताई थी, जब हमने अधिशोषण की ऊष्मागति के अध्ययन किया था। यहां पर डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा या उपयोगी ऊर्जा, जिसके द्वारा उपयोगी कार्य किया जाता है। डेल्टा जी तो क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच अभिक्रिया की एंथैल्पी, अभिक्रिया की एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन, ये सब परिवर्तन है। टी क्या है? परमताप या ताप केल्विन में। और आपका डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन।
अब इसके लिए मैंने तीन चीजें आपको बताई थी। क्या तीन चीजें बताई थी? कि अगर डेल्टा जी का मान 1 से कम है, 1 से कम, या डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तो अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। हमारा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस होगा। यदि डेल्टा जी 1 से अधिक है, मतलब डेल्टा जी का मान किसमें है, पॉजिटिव है, तो प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित होगा, अस्वतः प्रवर्तित, या स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। और अगर डेल्टा जी का मान 1 है तो प्रक्रम साम्य अवस्था में होगा। ये तीन चीजें आपको वहां पर मैंने बताई थी। इसका मतलब किसी भी अभिक्रिया के लिए, कोई अभिक्रिया अपने आप होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक तो ये प्रक्रम है, ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा, डेल्टा जी ऋणात्मक कब होगा, या तो आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और ये क्या हो, डेल्टा एच का मान अधिक हो रहा है तो डेल्टा एच नेगेटिव हो, या डेल्टा एस क्या हो, नेगेटिव। डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा, देखिए डेल्टा एस नेगेटिव मतलब एंट्रोपी में कमी आ रही है। डेल्टा एस नेगेटिव होने का क्या मतलब है, एंट्रोपी में कमी। एंट्रोपी जानते हैं आप, एंट्रोपी क्या होती है, किसी निकाय की अव्यवस्था, रैंडमनेस। किसी निकाय की अव्यवस्था अगर अधिक है तो उसकी एंट्रोपी अधिक होगी, और अगर उसमें रैंडमनेस कम है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। तो अगर एंट्रोपी में कमी हो रही है तो डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा, ताप बढ़ाने पर मान लो एंट्रोपी में कमी आ रही है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और डेल्टा एच आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो उस कंडीशन में आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी में वृद्धि, एंट्रोपी में क्या हो रही है, वृद्धि। तो डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। ताप बढ़ाने पर अगर एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है तो भी डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो भी डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको एक तो ये चीज याद ध्यान में रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया भाई इसका स्क्रीनशॉट।
अब देखिए, अगर मैं मानक परिस्थितियों में मानक ताप 298 केल्विन व मानक दाब कितना, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोल पदार्थ के लिए क्रिया गणना करूं तो ये मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आ जाएगा डेल्टा जी नोड बराबर डेल्टा एच नोड माइनस टी डेल्टा एस नोड, ये आ जाएगा। ये सब क्या है, मानक, ये मानक मुक्त ऊर्जा या मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये क्या है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। और ये क्या है, मानक एंट्रोपी परिवर्तन। तो ये मानक कंडीशन के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण आपको ये ध्यान रखनी है। एक और समीकरण है जो यहां पर काम आएगी आपके, वो क्या है, अगर आपका साम्य अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो माइनस आर टी ln k। ये समीकरण मैंने आपको 11th क्लास में जो साम्य अवस्था पढ़ी थी उसमें बताया था, साम्य अवस्था की कंडीशन में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के लिए। तो ये तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। आर क्या है, गैस नियतांक, टी क्या है, ताप, के क्या है, साम्य स्थिरांक, आपका के क्या है, साम्य स्थिरांक, के साम्य स्थिरांक है। यदि आपके अभिक्रिया अग्र दिशा में है तो के का मान धनात्मक होगा, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक। यदि अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अग्र दिशा में, अग्र दिशा में है तो के पॉजिटिव व डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। ठीक है ना, ये है अग्र दिशा में चलने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए के का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, फिर इससे आगे का देखते हैं अपन। ये तो ऊष्मागति का सिद्धांत हो गया, इन्हीं चीजों को हमें काम में लेना है। दो तीन चीजें मैंने बताई, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तभी अभिक्रिया स्वतः होगी, उसमें उत्पाद आपका स्थायी होगा। ठीक है ना, डेल्टा एच अभिक्रिया की एंथैल्पी है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में कमी आ रही है तो परिवर्तन क्या होगा, नेगेटिव। परिवर्तन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे तो डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव। तो मतलब दोनों अपोजिट रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान में रखना है आपको। अब आगे देखिए एलिंगम आरेख। अब अपन देखते हैं एलिंगम आरेख। ये तो ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत हो गया, जिसकी सहायता से हम एलिंगम आरेख का अध्ययन करेंगे। मैंने अब तक जो चीजें बताई हैं उनमें एलिंगम आरेख नहीं है, केवल ऊष्मा गतिकी के सिद्धांतों की बात है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण बताइए, इसकी सहायता से हम एलिंगम आरेख का अध्ययन करेंगे। तो अब अपन एलिंगम आरेख पर ही आते हैं।
एलिंगम आरेख। एलिंगम आरेख क्या है कि एक साइंटिस्ट थे H.J.T. एलिंगम। H.J.T. एलिंगम, इन्होंने सर्वप्रथम गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा ताप के मध्य ग्राफ बनाया था, आरेख बनाया था। तत्वों के ऑक्साइड के विरचन में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के लिए सबसे पहले आरेख बनाया था ताप के साथ। तो उसी आरेख को अपन बोलते हैं एलिंगम आरेख। H.J.T. एलिंगम ने तत्वों के ऑक्साइड ऑक्साइड के लिए, ऑक्साइड के विरचन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा मतलब डेल्टा जी लिखिए, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट व ताप के मध्य आरेख बनाया जिसे एलिंगम आरेख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलिंगम आरेख। ये एलिंगम आरेख किसमें सहायता करता है? ये एलिंगम आरेख धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक के चयन में सहायता करता है। एलिंगम आरेख की उपयोगिता क्या है? धातु ऑक्साइड के अपचयन, धातु ऑक्साइड के अपचयन में उपयुक्त अपचायक के चयन में सहायता करता है। इसकी सहायता से अपन उपयुक्त अपचायक का चयन करते हैं। ठीक है ना? ये इसकी क्या है? उपयोगिता है। अब देखिए अपन एलिंगम आरेख को देखेंगे, उससे पहले एक और चीज देख लीजिए कि एंट्रोपी कब बढ़ती है और कब घटती है। ये दो पॉइंट और देख लीजिए। यदि अवस्था परिवर्तन, यदि निकाय के लिए अवस्था परिवर्तन ये हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है और या द्रव से गैस बन रही है, तो एंट्रोपी में क्या होगी? वृद्धि होगी। आपको पता है ठोस के जो कण होते हैं वो स्थिर होते हैं, तो एंट्रोपी कम होती है, रैंडमनेस कम। द्रव अवस्था में आते हैं तो अणु गति करने लग जाते हैं, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। गैसीय अवस्था में अणु तेजी से गति करते हैं दूर दूर, तो अनियमितता, कणों की गति में अनियमितता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो ठोस द्रव गैस होने पर अगर अवस्था परिवर्तन ठोस द्रव गैस हो रहा है तो एंट्रोपी में वृद्धि होती है। निकाय की एंट्रोपी में क्या होगी? एंट्रोपी में वृद्धि। एंट्रोपी में वृद्धि होगी तो डेल्टा एस का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव रहेगा ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ा रहे हो, अवस्था परिवर्तन ऐसे हो रहा है, ठोस द्रव गैस, डेल्टा एस का मान क्या आ गया? पॉजिटिव। तो आपकी जो समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ताप बढ़ा रहे तो इसका मान अधिक होगा, इसका मान कम। डेल्टा एच का मान तो कम है और टी डेल्टा एस का मान क्या है? अधिक है।
तो डेल्टा जी का मान क्या आएगा, नेगेटिव। भाई डेल्टा जी नेगेटिव कैसा है, समझ में आया क्या? एंट्रोपी में ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी में क्या हो रही है, वृद्धि। तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये पूरी टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन है। और टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एस से क्या है, अधिक, क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन स्थिर रहता है। ताप बढ़ा रहे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी तो इस कारण से डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। और अगर आपका ताप बढ़ाने पर निकाय किससे अवस्था परिवर्तन जो उल्टा हो रहा है, गैस द्रव ठोस, गैस से द्रव में बदल रहा है या द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो एंट्रोपी में कमी होगी, एंट्रोपी में कमी होगी तो आपका डेल्टा एस का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा तो यहां पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब ये प्रक्रम अस्वतः होगा, ये प्रक्रम क्या होगा, अस्वतः होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। अब अपन एलिंगम आरेख को देखते हैं। पहले एलिंगम आरेख को देखेंगे, फिर लोहे के प्रगलन में एलिंगम आरेख की क्या उपयोगिता है वो देखेंगे। हाँ भाई समझ में आ गया ना, एलिंगम आरेख क्या है, एचजेटी एलिंगम ने तत्वों के ऑक्साइड के विरचन के लिए डेल्टा जी नोड व ताप के मध्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन व ताप के मध्य आरेख बनाया, जिसे एलिंगम आरेख कहते हैं। और इसमें इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, एक उपयुक्त अपचायक का चयन करते हैं कि उच्च ताप पर कौन सा अपचायक उपयुक्त रहेगा, निम्न ताप पर कौन सा रहेगा। और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, किसी ने कहा कि एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव रहेगा, मतलब कि वो प्रक्रम अपने आप होगा। और एंट्रोपी घट रही है तो डेल्टा जी का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए एलिंगम आरेख। एलिंगम आरेख बनाते हैं अपन। इधर तो नीचे तो एक्स अक्ष पर तो ताप ले लेते हैं, ताप का। और वाई अक्ष पर अपन ले लेते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, O2 से क्रिया का, O2 का ऑक्साइड का गिब्स मुक्त ऊर्जा, O2 का डेल्टा जी नोड किलोजूल प्रति मोल में, किलोजूल प्रति मोल में, ये ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये एलिंगम आरेख बना रहा हूं मैं। अब ये आपका एलिंगम आरेख है, इसमें अपन ने विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड के विरचन की अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी के मान को देखा है और उसका ताप के साथ परिवर्तन को निरूपित किया है। इस आलेख में अपन ने क्या किया है, विभिन्न धातु ऑक्साइडों के निर्माण में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और ताप के परिवर्तन को आलेखित किया है। इस ग्राफ को पहले तो आपको पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को समझना चाहिए, ग्राफ कैसे है। देखिए मैग्नीशियम धातु के ऑक्साइड का विरचन है, एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड का है, क्रोमियम का है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की क्रिया से CO2 के निर्माण की है, आयरन की है, कोक की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो
इसको देखिए ध्यान से। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहली बात आती है स्लोप। तो आप देखोगे स्लोप है जो ऊपर की ओर जा रहा है। अधिकतर धातु है, धातुओं का जो स्लोप है वो ऊपर की ओर जा रहा है। प्लस स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। या अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो घटती जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि धनात्मक में बढ़ रही है। घट नहीं रही, वो धनात्मक में बढ़ रही है। जैसे 273 केल्विन पर इस अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है? -1100। जितना डेल्टा जी का मान जितना नेगेटिव होगा अभिक्रिया उतनी क्या होगी? स्वतः प्रवर्तित होगी। वो धातु ऑक्साइड उतना ही स्थायी होगा। लेकिन जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया, ताप को मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये देखिए इसका स्लोप भी ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है। यहां पर एकदम से ये तीक्ष्ण हो जाता है। इस पॉइंट पर तीक्ष्ण होने का मतलब है कि यहां पर अवस्था परिवर्तन हो गया है। यहां पर क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन होने पर ये एकदम से सीधा हो जाता है जहां पर अवस्था परिवर्तित होती है। लेकिन देखो नेगेटिव मान, यहां पर तो नेगेटिव मान ज्यादा है डेल्टा जी का, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो डेल्टा जी का मान, नेगेटिव मान क्या हो गया? कम। इसका मतलब अब प्रक्रम उतना स्थायी नहीं रहा। अब है जो प्रक्रम उतना स्थायी नहीं रहा। तो ये प्रक्रम है जो, इसके लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो रहा है जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे। तो रिवर्स अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब जब ताप बढ़ा रहे हो आप कम ताप पर, तो ये अभिक्रिया स्थायी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या स्थायी है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को ऐसे देखो आप, तो Mg प्लस O2, 2Mg, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये तो मैग्नीशियम है सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। प्रारंभ में क्या हो रहा है? एंट्रोपी में कमी आ रही है। एंट्रोपी में कमी आ रही है तो डेल्टा एस क्या रहेगा? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव रहेगा तो आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए ऊपर की ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर अपन इसकी विपरीत अभिक्रिया को देखें तो देखो सॉलिड सॉलिड में तो रैंडमनेस होती नहीं है, गैस में होती है। अपोजिट अभिक्रिया को देखोगे तो उच्च ताप पर ताप बढ़ाते जा रहे हो तो उच्च ताप पर ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन उच्च ताप पर गर्म करके ही मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इस ग्राफ को पढ़ने का क्या मतलब है? जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये आरेख ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी, तो ये जब अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी तो ये वाला उत्पाद स्थायी भी नहीं होगा। लेकिन विपरीत अभिक्रिया होगी उच्च ताप पर। भाई इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो विपरीत वाले के लिए डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब उच्च ताप पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है ना। यहां इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। इसके बाद यही इस अभिक्रिया के लिए आएगा। इस पे भी देखो ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो ताप बढ़ाने पर Al2O3 का विरचन नहीं होता, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूट सकता है उच्च ताप पर। ये इस चीज को शो कर रहा है। इस ग्राफ में और क्या खास बात है? ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदुओं पर दो अभिक्रिया जहां एक दूसरे को काटती है वहां पर डेल्टा जी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। वहां पर डेल्टा जी का मान क्या हो जाता है? शून्य। यहां पर देखो इस वाली लाइन को देखो, देखो एक पॉइंट तो मैंने ये बता दिया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट ये है, इस अभिक्रिया के लिए C+O2 इसके लिए सीधी रेखा क्यों आई है? क्योंकि देखो कार्बन क्या होता है? सॉलिड।
ऑक्सीजन क्या है, गैस, और CO2 भी क्या है, गैस। अब दोनों के एक एक मोल है, गैस के एक एक मोल है, तो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो क्या हुआ, शून्य। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो गया, शून्य। तो शून्य होने के कारण इसके लिए डेल्टा जी का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब सॉरी 1 हो जाता है। इसका मतलब ये सीधी रेखा में जाएगा, साम्य अवस्था में। ये ना तो इसके लिए नेगेटिव है डेल्टा जी, ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस का मान क्या है, शून्य है, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट इसको देखो, ये वाली लाइन गौर करना भाई, ये C+O2 2CO। तीसरा पॉइंट ये है, इस आरेख में एकमात्र यही लाइन ऐसी है जिसमें ताप बढ़ाने पर ये नेगेटिव ढाल आ रहा है, स्लोप है जो नीचे की ओर जा रहा है। स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे, नेगेटिव ढाल आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये, जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो डेल्टा जी का मान ज्यादा ऋणात्मक हो रहा है, और जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक ज्यादा होगा तो अभिक्रिया अपने आप होगी। इसका मतलब उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है, को के जो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा स्थायी है, उच्च ताप पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है, ज्यादा स्थायी है। निम्न ताप पर तो नहीं है लेकिन उच्च ताप पर है। इस वाली अभिक्रिया को देखो, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना रहा है, तो निम्न ताप पर तो ये स्थायी है, नेगेटिव है थोड़ा, लेकिन जैसे ही ताप उच्च होता है, इस पॉइंट से आगे बढ़ता है, तो ये कैसे हो जाती है, अस्थायी हो जाती है। यहां पर आप ये भी याद रख सकते हो कि जो ऊपर स्थित धातु है, जिनके शीर्ष ऊपर है, वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं। क्या कर देती हैं, अपचयित कर देती है। ये आपके क्या हो गया, एलिंगम आरेख। ये एलिंगम आरेख में मैंने आपको केवल ये बताया है। अब देखिए इस एलिंगम आरेख की उपयोगिता, एलिंगम आरेख की उपयोगिता देखेंगे अब हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मेनली ये लोहे के प्रकलन में काम आता है। एलिंगम आरेख कहाँ आता है, लोहे के प्रक्रम में। हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या, एलिंगम आरेख से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या, अपचयन की व्याख्या। एलिंगम आरेख से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या। देखो हेमेटाइट से किस प्रकार से हमें को आयरन प्राप्त होता है, इसके लिए एक ग्राफ है, आपको एक ग्राफ ध्यान में रखना है। नीचे तो वही ताप है, नीचे ताप लेंगे, y अक्ष पर आप देखिए, ये आपके हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या के लिए एलिंगम आरेख बनाया है। इस एलिंगम आरेख में आप देखिए 1073 केल्विन, लगभग 1073 केल्विन ताप पर ये तीनों आरेख एक दूसरे को काट रहे हैं। ये तीनों आरेख एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। इस पर 1073 केल्विन ताप पर। तो देखो इसकी अपन किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, 1073 केल्विन से कम ताप पर इस वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ज्यादा नेगेटिव है। इस अभिक्रिया से भाई, इस अभिक्रिया की तुलना में ये वाला स्लोप नीचे जा रहा है, तो 1073 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान कम है इससे। पहला पॉइंट तो 1073 केल्विन से कम ताप पर, कम ताप पर क्या है,
इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान डेल्टा जी नोड कम है इस वाली अभिक्रिया से 2CO प्लस O2 इज गिव टू 2CO2। दिख रहा है ये साफ, ये वाली लाइन नीचे और ये वाली ऊपर। इसका मतलब इस ताप पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो Fe2O3 का क्या कर सकती है, अपचयन कर सकती है। Fe2O3 का क्या कर सकती है, अपचयन कर सकती है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस ताप पर तो ये अभिक्रिया होगी Fe2O3 प्लस CO is give to 2Fe plus 3CO2 is give to 2Fe plus 3CO2। ये अभिक्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये है जो इस ताप पर स्थायी नहीं है और निम्न ताप पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जब ये स्थायी नहीं है तो इससे आसानी से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगी। इसका आसानी से विरचन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। इसके द्वारा क्यों नहीं करा सकते, कोक के द्वारा, क्योंकि कोक के लिए डेल्टा जी का मान निम्न ताप पर 1073 केल्विन ताप पर इस अभिक्रिया से अधिक है, लेकिन उच्च ताप पर 1073 केल्विन से उच्च ताप पर 1073 केल्विन से उच्च ताप पर। अब देखो इस वाली अभिक्रिया का मान नेगेटिव में आ गया नीचे कोक के लिए इससे। तो अब 1073 केल्विन से उच्च ताप पर डेल्टा जी नोड 4/3 Fe प्लस O2 इज गिव टू Fe2O3। ये अधिक है किससे, 2C प्लस O2 इज गिव टू 2CO, इससे, इस अभिक्रिया के लिए तो चाहिए। दिख रहा है, देखो ये नीचे है और ये ऊपर है। तो इसके बाद उच्च ताप पर किसके द्वारा अपचयन होगा, कोक के द्वारा। मैंने कहा था ना ऊपर स्थित धातुओं का नीचे स्थित धातु क्या कर देती हैं, अपचयन कर देती हैं। तो Fe2O3 का अपचयन कौन करेगा, यहाँ पर कोक करेगा। Fe2O3 का अपचयन कौन करेगा, कोक। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी इसमें, Fe2O3 प्लस 3C 2Fe प्लस 3CO, ये हो जाएगी। ठीक है ना। ये किस पर होगी, 1073 केल्विन से उच्च ताप पर, ये 1073 केल्विन से निम्न ताप पर। तो इससे पता लगता है कि उच्च ताप पर तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन, हेमेटाइट का अपचयन किसका द्वारा होता है, कोक के द्वारा। अपन डालते हैं कोक उसमें अपचयन क्षेत्र में, वात्या भट्टी में कोक मिला के डालते हैं। और निम्न ताप पर कौन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एलिंगम आरेख द्वारा हेमेटाइट के अपचयन की क्या हो गई, व्याख्या कर दी जाती है। यहाँ पर ये चैप्टर अपना समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं है बताने लायक। एलिंगम आरेख था जो केवल ऊष्मागतिकी सिद्धांत पर आधारित है। डेल्टा जी के मान को देखना है, अब उपयुक्त अपचायक के चयन में सहायक है। अब अगली बार से देखते हैं, या तो इसके मैं क्वेश्चन देखता हूँ, अगर अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, और फिर अपना जो 7th चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।